हाँ जी, नुकसान तो है, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता कि डेप्रिसिएशन नुकसान नहीं है, लॉस है। लेकिन मेन इशू ये डेप्रिसिएशन पे किसको कर रहे हैं हम, समझे प्रॉब्लम। 2024 में कोई मशीन प्रोड्यूस होती है तो वो उस साल की जीडीपी में आ गई, हमने उस साल के जीडीपी में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब उसको आने वाले जो साल हैं, तो अच्छा वैल्यू नुकसान लॉस हो रहा है, वो मशीन में नुकसान हो रहा है, तो अकाउंट्स ने कोशिश क्या करी है कि उस नुकसान को कैलकुलेट किया जा सके, ये अकाउंट्स के एफर्ट्स से अलग थे। लेकिन टेक्निकल दिक्कत भी आई ना कि अगर आपने 2025, 26, 27, 28, 29 में अगर ये 1 लाख रुपीज लिख लिए तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई। डबल काउंटिंग नेशनल इनकम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप वहां पे जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ोगे, मैंने ये कहा ना, ये चैप्टर से नेशनल इनकम चालू हो जाता है बेटा, इस चैप्टर से नेशनल इनकम को दिमाग में लेके पढ़ना चाहिए, तभी नेशनल इनकम आसान होगा, नहीं तो वो परेशानी बनी रहती है नेशनल इनकम को लेके, क्योंकि टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना वो हिलते हिलाते रहते हैं, है ना। तो ये आप डबल काउंटिंग कर रहे हो, एक ही मशीन दो बार आ गई अकाउंट्स में, जो गलत है। इसलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है नेशनल इनकम को निकालते वक्त माइनस कर दिया जाता है। और जो इशू ये है कि हम इसको पे किसको कर रहे हैं, तो किसी को पे तो कर नहीं रहे, किसी को पे नहीं कर रहे, कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल सुनो। ये 1 लाख रुपए हम किसी को देने की जगह हम ले जाके बैंक में जमा कर देंगे, बैंक में जमा कर देते हैं, फिर ये 1 लाख अगले साल 1 लाख रुपए फिर बैंक में ले आके जमा कर दिए, फिर बैंक में जमा कर दिया, है ना। ऐसे करके बेटा 2029 में आपकी ये पुरानी वाली मशीन जो है वो खराब हो जाएगी, ये जो पुरानी वाली मशीन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, अब वो खराब होने के बाद क्या आपको नई मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये 5 लाख रुपए तैयार रखें यहाँ पे बैंक अकाउंट, ये 5 लाख रुपए यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में तैयार रखे हुए हैं, निकालो और नई मशीन ले आओ। नहीं तो पता पड़ा कि ये पहली बार मशीन खरीदने के लिए पापा पैसे दे दो, मशीन खरीदनी है ना, पापा ने जैसे हाँ ठीक है ले जा 5 लाख रुपए, 5 साल बाद वो मशीन खराब हो गई, फिर पापा याद आ रहे हैं। ठीक है, तब थोड़ी देंगे पापा कि अब तू कमा रहा है, ठीक है बिजनेस चल रहा है, अपने आप लो, है ना। तो ये इस बात की तैयारी की जाती है। बात समझ गया डेप्रिसिएशन क्या, दो दिक्कतें समझ में आई। एक तो क्या, कहाँ प्रोडक्शन है कहाँ अकाउंटिंग हो रही है, इसलिए ये जितना अमाउंट होता है वो नहीं लेते, है ना, उसको बैंक में ले जाके जमा कर दो। फिर जब आप उसमें निकालोगे, अभी पढ़ेंगे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसको बोलते हैं रिजर्व फंड, वर्ड यूज होता है रिजर्व फंड, बच्चे वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि रिजर्व फंड क्या। तो ये रिजर्व फंड ये है कि बेटा ये पैसे ले जाके आप, क्योंकि पे किसको पे करोगे, कोई लेने थोड़ी आने वाला, कौन आने वाला डेप्रिसिएशन के पैसे लेने के लिए, किसको पे करोगे। तो ये अमाउंट निकाल के आपने रिजर्व के तौर पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया आपने, कोई समस्या। चलिए आपकी फेवरेट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डेप्रिसिएशन वाली, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन देखें पेज नंबर 3 पे, यहाँ नीचे की साइड रखी हुई है। वाइल फिक्स असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज, वो यूज हो रहे हैं, दे गो डाउन इन वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। मुझे उम्मीद थी नॉर्मल वियर टीयर कम से कम ये वर्ड तो आएगा, ये वर्ड यूज करो, नॉर्मल वियर टीयर ऑफ लॉसेस, है ना, नॉर्मल वियर टीयर, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस। डेप्रिसिएशन में वियर टीयर बढ़िया वर्ड है, आप इसको मतलब लिख के आए। ठीक है, तो या तो आपके नॉर्मल वियर टीयर हो रहे हो, वियर टीयर का मतलब ये है रख रखाव में, और जो मशीन पुरानी होती है उसमें कोई अगर वैल्यू डाउन होती है मशीन की, तो वो वियर टीयर लॉसेज हो जाते हैं आपके। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद एक्सीडेंटल डैमेजेस, अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस हो रहे हैं कोई इस प्रकार से, तो उसकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, वो एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गए। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट, या तो आपकी मशीन ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है ना, ऑब्सोलीट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, पहले तो वो 2 पॉइंट लिखे है ना डेप्रिसिएशन में, नॉर्मल वियर टीयर और एक्सीडेंटल डैमेजेस। फिर इसके बाद में डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, अंडरलाइन करिए, कम से कम यही तो लिखे। अरे और किसी के पास नहीं है, सबके पास है, शर्माता रहता है बेटा, ये पीछे पास कर देना। बच्चों को दो चीज़ों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
नोट्स और फूड, खाना पीना, खूब खाओ पियो खूब पढ़ो, इसके अलावा कोई काम है क्या? हाँ बिजी बहुत है सन्ने से कैसे बोल दिया काम है? वो तो अभी बिजनेस ले रखे हैं मैंने यहाँ पे, नहीं तो बिजनेस तो करोड़ों के चल रहे हैं हाँ जी। क्या लिखे? डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स की वैल्यू में लॉस, ये लिख के आए। ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर टीयर, नॉर्मल वियर टीयर पे वो कर लेना, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। बढ़िया, एक लाइन है, आराम से एक लाइन में बढ़िया पूरा सब कुछ कवर हो रहा है। एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस, ऑब्सिलीट, कोई भी चीज ऑब्सिलीट मतलब पुरानी हो जाना। इट इज एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलीट मतलब कोई चीज पुरानी होना, और एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद हो आपको कि ये उम्मीद पुरानी, मतलब ये कोई चीज पुरानी होनी है ना। कहते हैं लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट आउटडेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जहां भी ऑब्सोलीट वर्ड आएगा ना, अगर आप ऑब्सोलीट वर्ड यूज कर रहे हो तो बेटा टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करिए। फिर ऑब्सोलीट मतलब पुरानी हो जाती है, वो पुरानी कैसे हो जाती है? वो टेक्नोलॉजी वाइज पुरानी हो जाती है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई। कोई भी मशीन अगर ऑब्सोलीट होती है तो यहाँ पे आप वर्ड जरूर यूज करें टेक्नोलॉजी। की ऑब्सोलीट हो रही है तो किसकी वजह से यूज हो रही है? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी होगी। हाँ जी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट आउटडेट ओइंग टू चेंज इन डिमांड। या तो फिर वो डिमांड की वजह से चेंज हो गई, है ना। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट, अच्छा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट मतलब ये तो सबको मालूम है कि भाई मशीन पुरानी होगी। आपके हाथ में जो फोन है, जो मोबाइल फोन है, ये तो मालूम है ना आपको 2 साल बाद 3 साल बाद पुराना हो जाएगा, है ना। चाहे कुछ भी कर लो, 2 साल 3 साल बाद पुराना होना है। अच्छा डिमांड बदल जाएगी, डिमांड बदल जाएगी, है ना, कि नए फ़ोन आएंगे, नए कुछ फीचर्स आएंगे, उसकी डिमांड बदल जाएगी। ठीक है, तो वो डिमांड हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, है ना, कि जिससे मशीन एकदम खराब हो जाए, नेचुरल डैमेज हो जाए, है ना। आप जा रहे हो, फ़ोन बारिश हो जाए, भीग जाए, ठीक है, तो क्या हुआ? भीगने की वजह से फ़ोन खराब हो जाएगा, है ना। नेचुरल कैमिलिटीज अर्थ लाइक वो, लाइक अर्थ क्वेक, फ्लड, फायर वगैरह ये सब है। या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स कोई रिसेशन वगैरह आ जाए, लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स असेट्स। आगे देखिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हमने डिस्कस किया ना अभी। डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट यही है बेटा, नॉर्मल वियर टीयर। अब बात ये है कि नॉर्मल वियर टीयर तो आप लिख दोगे, डेप्रिसिएशन आएगा 1 मार्क्स में आएगा तो लिख दोगे हाँ सर वियर टीयर हो गया। अगर वो 3 मार्क्स में या कोई लंबा एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा फिर क्या लिखोगे? फिर तो वर्ड चाहिए ना, फिर तो ये लिखो ना कि भाई वो नेशनल इनकम की काउंटिंग में नहीं आएगा, जिस साल प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा आप एक्सप्लेन करो। हाँ जी, कोई समस्या? चलिए अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक एंड फ्लो। अच्छा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए कोई भी चीज स्टॉक में आप बोलोगे तो कब बोलोगे? जैसे 31 मार्च को क्या बैलेंस है, आप उसको बोलोगे स्टॉक। 31 मार्च को क्या बैलेंस है, क्या स्टेटस है, ये है स्टॉक, है ना। जैसे अच्छा देखिए इसमें लिखा हुआ है ए स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है? एक कोई टाइम जो है, उस टाइम पे अगर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी टाइम पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तो वो है स्टॉक, किसी टाइम पे। हाँ जी, जैसे लिखा है ना ऑन January 1, 2010 देयर मे बी 1000 इन योर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो ये क्या, ये स्टॉक डिफाइन कर रहा है।
फ्लो क्या है? फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर, अंडरलाइन कीजिए, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम उसको स्टॉक बोलते हैं बेटा। कोई भी ऐसी चीज जो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो वो स्टॉक है, ठीक है। और एक पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम चल रही है, ठीक है, कि पूरे साल भर के दौरान क्या हुआ, है ना, वो फ्लो है बेटा। पूरे साल भर फ्लो चलेगा, एंड में जितने मार्क्स आ जाएंगे वो स्टॉक है। ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ये इतने मार्क्स अचीव हुए, ठीक है, वो होगा स्टॉक। पूरे साल भर का जो है देखा जाएगा जो भी, है ना, वो इकट्ठा एक फाइनल कंक्लूजन पे बता देंगे कि ये इस तरीके से, है ना। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे वेल्थ दे रखा हुआ है। वेल्थ क्या होता है बेटा? 31 मार्च को कैलकुलेट की जाती है। वेल्थ जो है वो 31 मार्च को कैलकुलेट की जाती है। तो वेल्थ क्या? ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है वेल्थ। लेबर फोर्स, कितनी लेबर फोर्स है, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है ना। कैपिटल, कितनी कैपिटल मिलाई है बिजनेस में, ठीक है, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ पॉइंट दे रखा हुआ है, वाटर इन द ओवर ए टैंक, ये स्टॉक है। फिर उसी के सामने फ्लो दे रखा है कि फ्लो क्या है? लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवर ए टैंक, टैंक में से लीक हो गया, पूरा फ्लो हो गया। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस कितना है, ये स्टॉक है। वो चेंज होगा क्या? डिस्टेंस चेंज हो सकता है कि दिल्ली और उसमें मुंबई के बीच में? चेंज नहीं होगा, है ना, वो तो उतना ही है। लेकिन अगर कोई गाड़ी रन कर रही है उसमें, है ना, कोई मतलब ट्रेवल कर रहा है, तो ये फ्लो है। फ्लो मतलब ये चेंज हो रहा है कि पहले वो देखेगा कि अच्छा अब 500 किलोमीटर रह गया है ना, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद देखेगा अच्छा 300 किलोमीटर रह गया है। ये फ्लो है। क्लियर हुआ? स्टॉक और फ्लो। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टॉक रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, लिखना है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है ना, पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है। और फ्लो में क्या लिखोगे? पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो में लिखोगे पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि 31 मार्च को क्या स्टेटस है आपका, 1 जनवरी को क्या स्टेटस है आपका। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है स्टॉक, है ना, कि 31 मार्च को कितना कैश का बैलेंस है, 31 मार्च को, 31 मार्च को मशीन कितने की है हमारे पास, 31 मार्च को भाई क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम को। 31 मार्च को हमें किसको कितना पे करना है, 31 मार्च को, पूरे साल भर तो पे करते रहेंगे हम, ठीक है, ये उसका इशू नहीं है, 31 मार्च को कितना पे करना है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर हुआ बेटा? तो इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। फ्लो में लिखा हुआ है फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, एज पर आर, पर आर मतलब हर घंटे के हिसाब से, पर मंथ हर महीने के हिसाब से, पर ईयर हर साल के हिसाब से, है ना, पर ईयर हर साल के हिसाब से। स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो, स्टॉक जो है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का जो स्टॉक है वो ज़्यादा रहेगा। ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फ्लो इंक्लूड्स इन्फ्लुएंस द स्टॉक, मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ, पूरा मंथली अगर सेविंग्स करते जा रहे हैं तो वो फ्लो हो जाएगा, है ना, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। हाँ जी, रीड करें इसको ढंग से।
हाँ जी, कोई समस्या है? नहीं आया क्यों? We know depreciation reserve fund is a fund to replace the worn out fixed assets of the production. ये जो मशीन है 5 साल बाद खराब हो जाएगी। ये जो 5 लाख की मशीन है खराब होगी, है ना? 5 साल बाद खराब होगी। अच्छा, 5 साल बाद क्यों होगी खराब, बताओ? क्योंकि डिवाइड बाई 5 करके 1 लाख रुपीज़ आया है ना। 5 साल बाद खराब हो जाएगी, तो हमने ये मान लिया 5 साल बाद खराब हो जाएगी, है ना? तो इसलिए हर साल 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। 11th में ऐसे तो करते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे, है ना? तो 5 लाख डिवाइड बाई 5 कर दिया तो 1 लाख डेप्रिसिएशन आ गया। तो हर साल 1 लाख आप इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे करके ये पैसे 5 लाख इकट्ठे हो गए। तो 2024 में मशीन लिए, 2029 में वो ख़राब हो गई, ठीक है? तो ख़राब हो गई तो अब हमारे पास पैसे हैं क्या, है ना? पैसे ये इकट्ठे हो गए ना, 1-1 लाख रुपए अपन ने बैंक में जमा करे ना, ठीक है? तो ये 1-1 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं हमारे पास, 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, बैंक से पैसे निकालो, नई मशीन ले आओ जाके। हाँ, इसलिए ये जो वर्ड्स है ना, इसलिए एग्जाम्पल मैंने समझाए। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज ए फंड टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, वाली मशीन को रिप्लेस करना है ना, ठीक है? द वॉर्न आउट मतलब खत्म, जो मशीन हो चुकी है ना, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है ना? वॉर्न आउट फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। इन केस दिस फंड इज नॉट मेंटेन, अगर ये फंड मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो नई मशीन कहाँ से लाओगे? तभी तो मैंने मजाक में बोला था पापा के पास फिर बोलोगे कि पापा वो मशीन फिर से लेनी है, इस बार पापा पैसे नहीं देने वाले, है ना? क्यों? इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और मशीन के लिए पापा से पैसे लेंगे, है ना? ये चीज़ है। क्लियर हुआ? अरे स्टॉक और फ्लो में बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत तो कभी नहीं रही। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 8 पे आ जाओ जरा। अरे अब नहीं खेल रहे, तूने पहले मना किया था कि नहीं है दिक्कत, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, देखो। हाँ, नेशनल इनकम फ्लो है कि स्टॉक है? नेशनल इनकम फ्लो है, हाँ तो लिख लो उसके आगे फ्लो। अच्छा, नेशनल इनकम फ्लो क्यों है? क्योंकि पूरे साल भर की जो एक इनकम है ना, पूरे देश की इनकम, और वो कंटिन्यू वे में चलती चली जाती है ना, तो नेशनल इनकम फ्लो हो गई। लोन्स टेकन बाय द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान ने कितने लोन लिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड? हाँ जी, स्टॉक है कि फ्लो? स्टॉक है कि फ्लो है? स्टॉक लग रहा है तो स्टॉक कर लो, इसमें क्या बात है? तुम लोगों को लग रहा है सही लग रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, ये तो खुद बेचारा स्टॉक है, तो इसको स्टॉक लिख लो। प्रॉफिट क्या है? अरे बाप रे हाँ जी, प्रॉफिट फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट एक 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 सेकेंड या 1 मिनट का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी होता है, साल भर काम करेंगे तब प्रॉफिट होता है। कैपिटल, ये कैपिटल स्टॉक है, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ 6 लाख रुपीज़, यही तो है कि हाँ इतना मिला दिया आपने, 5 लाख रुपीज़ है, और लगातार थोड़ी लगाते जा रहे हो बिजनेस में पैसे,
है ना, कि बिजनेस में लगातार कंटिन्यूसली पैसे इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं, कि आज 2 लाख लगा दिए, कल 5 लाख लगा दिए, फिर परसों 3 लाख लगा दिए। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फ्लो, 50-50 ऑप्शन नहीं है, प्रोडक्शन फ्लो। जीडीपी, जीडीपी पूरे साल भर का है, जब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही तो बात हो गई। हाँ, तो जीडीपी फ्लो हो जाएगा क्योंकि पूरे साल भर का प्रोडक्शन होगा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन थोड़ी होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट ऑन 31 दिसंबर, ये डेट दे दी है, अब यहाँ तो डेट दे दी है ना, तो ये स्टॉक हो गया बेटा। प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये भी डेट दे दी, पर्टिकुलर डेट पे क्या प्रोडक्शन हुआ है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ना, तो प्रोडक्शन पॉपुलेशन एक ही बात, मतलब एक वैसे ही बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन भी आ जाए तो और एक डेट दे दी जाए, किसी डेट को अगर पूछ रहे हैं, किसी डेट को अगर पूछ रहे हैं तो वो स्टॉक है ना, किसी डेट को अगर वो कह रहे हैं तो वो स्टॉक है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, जैसे 31 मार्च को हर व्यक्ति की वेल्थ कैलकुलेट की जाती है, 31 मार्च को, जैसे इनकम टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स, वैसे वेल्थ टैक्स भी लगता है। और वेल्थ टैक्स वहाँ पे वेल्थ टैक्स एक्ट में बोला है कि हर 31 मार्च को किसके पास कितनी इनकम है, सॉरी वेल्थ है, उस पर ऊपर टैक्स लगेगा। तो 31 मार्च को किसके पास कितनी वेल्थ है ये कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ, क्योंकि वेल्थ पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, इसलिए ये स्टॉक है, क्योंकि वेल्थ पूरे साल भर नहीं निकाली जाती, ये 31 मार्च को निकाली जाती है कि 31 मार्च को कितना वो है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्लो है, डेप्रिसिएशन फ्लो हो गया। लॉसेस, प्रॉफिट जब फ्लो है तो लॉस भी फ्लो हो गया। सेविंग्स, सेविंग्स फ्लो है, सेविंग्स फ्लो। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैलेंस इन बैंक अकाउंट है ना, स्टॉक वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे मालूम पड़ता रहता है। अच्छा एक इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊं, महसूस कर रहे हो कि थोड़ा समझने में हो ना। बैलेंस शीट के जो, बैलेंस शीट में जो आइटम आते हैं, बैलेंस शीट में जो जो आइटम आते हैं ना, वो सारे आइटम स्टॉक होंगे, जरा देखो एक बार दोबारा से चेक करो। नेशनल इनकम सबसे पहला बैलेंस शीट में आता है क्या, नेशनल इनकम बैलेंस शीट में नहीं आता ना। अच्छा लोन आता है बैलेंस शीट में, हो गया स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट में, हो गया स्टॉक। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जब निकालते हैं पी एंड एल अकाउंट में, वहाँ क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट कब निकालते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को बैलेंस शीट क्या है, तो पी एंड एल के जो आइटम दिख रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम दिख रहे हैं ना, वो फ्लो मान लो, वो फ्लो हो गए। मतलब 99% केसेस में ये है, एक आधी आगे पीछे हो डेट्स अपार्ट, ठीक है। बाकी ये ट्रिक काम कर जाएगी आपकी, ये पी एंड एल वहाँ पे लिखते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल भर की बातें हैं वो। तो जो पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं वो ड्यूरिंग द ईयर हो गए, वो फ्लो हो जाएंगे। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये फ्लो ही तो है। पी एंड एल अकाउंट वहाँ वर्ड यूज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट में क्या वर्ड यूज हो रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, तो इसलिए वो स्टॉक हो गया, है ना। फोर्थ वाला नेक्स्ट प्रॉफिट था, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, तो स्टॉक हो गया। प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में आ रहा है, फ्लो हो गया। कैपिटल बैलेंस शीट में आ रहा है, स्टॉक हो गया।
प्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, प्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, तो वो फ्लो हो गया। जीडीपी फ्लो है, बैलेंस शीट में नहीं आता। बैंक बैलेंस एज ऑन दे रखा हुआ है, बैंक बैलेंस शीट में आता है, स्टॉक हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन स्टॉक हो गया बैलेंस शीट में नहीं आता पर एज ऑन डेट है। मैंने कहा ना कि एक आधी एक्सेप्शंस मिलेंगे, बाकी है ना वो मिलेगा आपको बोला। वेल्थ, वेल्थ मतलब कितनी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में आती है, एसेट्स स्टॉक हो गई। डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में जाता है, फ्लो हो गया। अब ठीक है, अब तो आसान है। लॉसेस फ्लो हो गए, सेविंग्स फ्लो हो गई, है ना। बैलेंस इन बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में आ जाता है, स्टॉक। मनी सप्लाई कैश, ये स्टॉक हो गया बेटा कि कितना कैश है हमारे पास, मनी सप्लाई। कोई दिक्कत? क्या हो गया मनस्वी? मनी सप्लाई, अच्छा ये मनी सप्लाई वाला ना स्टॉक है बेटा, ये कैसे मनी सप्लाई? अभी हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आएगा, वहाँ हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, और पर पूछा है कैसे तो सुन लो, है ना, कि मनी सप्लाई वहाँ पे हम पढ़ेंगे। और मनी सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना हमारी इकोनॉमी में पैसा जो है मनी सप्लाई किया है। इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ लो कि आरबीआई ने इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई किया है। और आरबीआई डेली नहीं करती बेटा, ऐसा नहीं है कि डेली पैसा, डेली वाला काम नहीं है ना। आरबीआई जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो करती है मनी सप्लाई। ठीक है, इसलिए बाकी आसान शब्दों में समझने के लिए जैसे कैश है, मनी सप्लाई मतलब कैश ले लो ना, कैश बैलेंस शीट में आता है, कैश एंड बैंक, है ना। तो वो हो गया हमारा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखें। पेज नंबर 5, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पेज नंबर 5। इन इकोनॉमी देर आर थ्री एक्टिविटीज हैं। नेवर स्टॉप, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई फ्लो ऑफ इनकम, इसमें भी एक सिंपल सी चीज़ समझ लो। फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, कहते क्या है कि एक होता है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर। हालांकि ये मैंने डिस्कशन बेटा पहले भी किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, जब प्रोफेसर कीन्स और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, कीन्स और एडम स्मिथ को, है ना। तो यहाँ वहाँ पे उस टाइम पे भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर समझ लो, कोई इशू नहीं है। एडम स्मिथ का ये कहना था कि इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर होने चाहिए, दो सेक्टर, एक प्रोड्यूसर होने चाहिए, एक कंज्यूमर होने चाहिए। ठीक है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। जो कंज्यूमर चाहेंगे, जो कंज्यूमर चाहेंगे वो प्रोड्यूसर बनाएंगे, कंज्यूमर जैसा चाहेंगे प्रोड्यूसर वैसा बनाएंगे। अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो फिर प्रोड्यूसर वो बनाएंगे क्या? नहीं, प्रोड्यूसर वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो उनका सीधा सीधा सा ये था कि भाई, अच्छा ये देख लो ना, अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, 47 में देश आज़ाद हुआ है, गवर्नमेंट आई है 51 में। ये 3 साल देश कैसे चला? देश ऐसी तो चला, जो कंज्यूमर ने चाहा वो प्रोड्यूसर ने बनाया, कोई वहाँ पे देख रेख करने वाला नहीं था, है ना। लेकिन वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के हिसाब से देश चला, कोई समस्या? अच्छा, अगर कंज्यूमर जैसे देश आज़ाद हुआ था 47 में, प्रोड्यूसर अगर मर्सिडीज कार बना के देते इनको तो कंज्यूमर खरीदते क्या? नहीं। तो प्रोड्यूसर धीरे 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 जिस हिसाब से मतलब देश इकोनॉमी आगे बढ़ा, उस हिसाब से प्रोड्यूसर ने बना के दिया। अब हमारा देश इस लायक है कि हाँ मर्सिडीज वर्सिडीज तमाम दुनिया भर की मतलब कंपनी इंडिया आ रही है, एप्पल आ रही है ना, और लोग खरीद भी रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है
जैसा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो दो सेक्टर इकोनॉमी है यहाँ पे। ये सर्कुलर फ्लो, अच्छा इसको दो सेक्टर समझ में आए। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है? सर्कुलर फ्लो का मतलब ये है कि बेटा जो पैसा है वो पैसा इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अच्छा, अब जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए उसको क्या क्या जरूरत है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये चीज़ें कहाँ से सप्लाई होंगी? ये कंज्यूमर से सप्लाई होती हैं। जमीन किसकी? जमीन कंज्यूमर्स की। ठीक है, इस जमीन के बदले क्या? ये रेंट का पेमेंट करेगा। लेबर की जगह, लेबर कौन है? लेबर तो यही कंज्यूमर्स में से ही है। ठीक है, लेबर के बदले वो सैलरी पे करेगा। कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा जो प्रोड्यूसर्स पे पहुंच रहा है, पैसा वो किसका पैसा पहुंच रहा है? हम लोगों का। हम बैंक में अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा रहे हैं तो बेटा वो बैंक अपने पास ही नहीं रखती। बैंक वो फर्दर प्रोड्यूसर्स को जो है ना, प्रोड्यूसर्स को वो पैसे देती है। हमारी सारी सेविंग्स जो होती हैं, ये पूरा डिटेल में बेटा बैंकिंग पढ़ना है ना, तो वहाँ बहुत कुछ देखेंगे बैंकिंग में। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो सेविंग्स होती है ना, वो सब बैंक प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं कि आगे प्रोडक्शन, मतलब बैंक का काम है सर्कुलेशन कराना। ठीक है, आज से 50 साल 80 साल पहले बेटा बैंक नहीं थी इतनी ज़्यादा एक्टिव, तो जो पैसा था वो पैसा एक ही जगह ब्लॉक था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बैंक एक्टिव हुई तो वो पैसा मूव होने लगा। ठीक है, तो बैंक का काम है वो पैसे को, सेविंग्स जो है वो मतलब बैंक प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? कैपिटल का इंटरेस्ट है ना, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो बेसिकली जो है वो सप्लाई कहाँ से हो रहा है बेटा? यहीं से तो हो रहा है। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। जब सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम पूछे क्वेश्चन, ये मेंशन कराओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब बहुत है इतना। 12th के स्टूडेंट से बेटा ये उम्मीद है कि कम से कम ये काम करें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बच्चे लिखा सर्कुलर एक इनकम, पैसा जो बस घूमता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहाँ घूमता है? पार्क बार घूमने जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है मालूम तो पड़े। ऐसे ऐसे आंसर आते हैं एग्जाम में, है ना, इसी कोई सीमा ही नहीं है। तो भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कम से कम बताओ तो सही कि भाई कैसे मूव कर रहा है ना। लैंड के लिए रेंट मिल रहा है, ये मेंशन करें, ये लैंड के लिए रेंट पे कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेबर के लिए सैलरी हो रही है, लेबर के लिए वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी और वेजेस। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे हो रहा है, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट हो रहा है। ये है एक्चुअल एक्सप्लेनेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हुआ बेटा? ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है जो एडम स्मिथ की थी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ लिखा भी तो है, देख लो ना। इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम। इसमें लिखा तो है वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्शन रुकता नहीं है। प्रोडक्शन से क्या होगा? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। और तीसरा फिर एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज। इसके अलावा कोई एक्टिविटीज है नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। टाइम हो चला कि ज़्यादा हिल रहे हो? हाँ, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। हाँ, ज़्यादा मूवमेंट ले रहे हो। शगुन के 11 मिनट रह गए हैं। हाँ, तो 11 पूरे कर लेते हैं अभी। हाँ जी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पे 2 सेक्टर हैं। अच्छा, इतने बीच में गवर्नमेंट आ जाए, इतने बीच में गवर्नमेंट आ जाए, कहे कि भैया प्रॉफिट है, टैक्स लगाएंगे, प्रॉफिट है, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इनका अपना वो हो जाता है। बैंक भी क्या होता है? बैंक हम मतलब जाके सेविंग्स, हमें बैंक में जाके सेविंग्स करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, पैसे डिपॉजिट किए, बैंक हमें 8% दे रही है, 7% दे रही है। अब बैंक बिजनेसमैन को कितने दे रही है? 11%, 12%। बीच में जो 3-4% है बैंक की जेब में, है ना, तो वो अपना काट रहे हैं ना। ठीक है, 3-4% जो है कमीशन जो है वो मतलब हो गया उनका वो, है ना। हाँ जी, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बीच में आ रहा है ना। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे 2 सेक्टर होते हैं, बीच में अगर गवर्नमेंट आ जाए, बीच में अगर गवर्नमेंट आ गई तो बेटा ये 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई।
फ्री सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग जाए, तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी हो गई। फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो सर्कुलर मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ के देखो जरा। कह रहे हैं वेरी सिंपल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑन टू सेक्टर, केवल दो सेक्टर हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, दो ही लोग हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। वी एज्यूम दैट देयर इज नो गवर्नमेंट, अंडरलाइन कीजिए, देयर इज नो गवर्नमेंट। थोड़ा सा ये यूनिक हो जाता है बच्चों के लिए, अरे सर गवर्नमेंट नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कल्पना नहीं कर पाते, इमेजिनेशन नहीं हो पाती कि ऐसे कैसे है कि गवर्नमेंट नहीं है। वी एज्यूम दैट हाउस होल्ड स्पेंड द एंटायर इनकम, कि वो जो है वो पूरा खर्चा करेंगे हाउस होल्ड, एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, सारा सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे तो वो इनकम कहाँ चली गई? वो प्रोड्यूसर्स के पास चली गई। अगर हम कोई भी चीज़, ये डस्टर भी खरीदा हमने, ये डस्टर खरीदा, ठीक है, अब भले 20-25 जो भी है, जितने भी अमाउंट है, तो 20 रुपये का अगर डस्टर खरीदा तो 20 रुपये किसके पास चले गए? ये प्रोड्यूसर के पास चले गए, है ना। और वो वहाँ से फिर क्या है, वो प्रोड्यूसर वो लेबर को दे देगा, ये डस्टर बनाने के लिए लेबर को दे देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इकोनॉमी चलती है, सर्कुलेशन है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ सेविंग इंप्लाइज इमरजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। आगे आइए, सर्कुलर फ्लो मॉडल इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या सर्कुलर फ्लो है? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। यहाँ कौन आ गए? यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। दिस मॉडल रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एलोंग विद अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं? द गवर्नमेंट टेक्स द हाउस होल्ड एंड ऑफर्स देम ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट टैक्सेस द हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने भी बताया ना, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी अपना आके, ठीक है। सब्सिडी वगैरह देना चालू कर देगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोड्यूसर्स, ऑफर द सब्सिडीज, गवर्नमेंट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट पास इट फंड्स इन द मनी मार्केट और बोरो मनी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो मॉडल इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर में कौन आ जाएगा बेटा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कहते हैं इन्हें ना ओपन इकोनॉमी, देयर आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अंडरलाइन कीजिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फर्स्ट लाइन में ही है, विद द रेस्ट ऑफ वर्ड। Accordingly, rest of world sector is introduced into the circular flow model. The four sector circular model will be as in, है ना, reflect the activity of world sector, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। These activities include export and import with the producing sector. Producer sector receives payment for their exports of the rest of the world. It makes payment of import to the rest of the world. वही मतलब कुल मिला के एक्सपोर्ट पेमेंट करेगा, इम्पोर्ट वो करेगा, सामान इस हिसाब से। कोई दिक्कत? सवाल ही गलत है वो भी इस समय पे। चलिए पढ़ते चलें इनको, घर पे टाइम निकालते चलें अपने बिजी शेड्यूल में से, थोड़ा बहुत पढ़ते चलें, है ना। कल कितने, 2 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। कितने बजे एग्जाम वो उसको घर ही समझो, डायरेक्ट यहीं आ जाओ। ये क्या होता है? कब से? 25 तारीख से।